क्लास 12 मौर्य साम्राज्य के बारे में जो आप भी समझोगे एंड यू आल्सो ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस वन। सो मौर्य साम्राज्य के जानकारी के कुछ स्रोत होते थे। एक तो स्रोत हो गया साहित्यिक स्रोत हो गया, दूसरा क्या हो गया पुरातात्विक स्रोत हो गया। पुरातात्विक स्रोत मतलब ऐसे स्रोत जो जो जिनको हम क्या फिजिकली कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए स्तूपा हो गया, इमारतें हो गई, गुफाएं हो गए, मृदभाड़, अशोका के अभिलेख है। इसको माना जाता है कि जो मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी के स्रोत हैं वो क्या है, पुरातात्विक स्रोत है। दूसरा बात जो साहित्यिक स्रोत में, एक तो साहित्य मतलब लिखी हुई चीजों में, जैसे इंडिका हो गया, अर्थशास्त्र हो गया, पुराण हो गया, मुद्रा पे भी चीजों को क्या किया जाता था, कोइंस पे भी चीजों को लिखा जाता था। और ब्राह्मण के जो ग्रंथ होते थे उनमें भी, जैसे धर्मशास्त्र मतलब द ग्रंथ ऑफ द ब्राह्मण, तो उसमें भी धर्मशास्त्र में भी मौर्य साम्राज्य के बारे में कुछ पता चलता है। और जैनिज्म और बौद्धिज्म में भी क्या मौर्य साम्राज्य के बारे में पता था। तो आपको बताऊंगा कि इंडिका किसने लिखा था। इंडिका लिखा था मेगास्थनीज ने लिखा था। और मेगास्थनीज कहाँ का रहने वाला था, वो यूनान का एक दूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। कौन, किसके बारे में हम बात कर रहे हैं, मेगास्थनीज के बारे में बात कर रहे हैं। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, जिसने क्या किया था, मौर्य साम्राज्य का गठन किया था। तो उसकी किताब का नाम क्या है, इंडिका है, ठीक। अर्थशास्त्र किसने लिखा था, कौटिल्य ने लिखा था। किसने, कौटिल्य, जो चंद्रगुप्त के मौर्य के दरबार में क्या था, मिनिस्टर था, क्या था, मंत्री, राजकवी था। हाँ, जो उसके दरबार मिनिस्टर था। उसमें जो अर्थशास्त्र थे, अर्थशास्त्र में पॉलिटिकल और राजनीतिक चीजों, राजनीतिक और कैसे जंग को जीता जाए, वो सब चीजें उसमें दिया हुआ था, ठीक। धर्मशास्त्र में, धर्मशास्त्र की रचना किसने करी थी, ब्राह्मणों ने करी थी, ठीक। अब जो हम देख रहे हैं मौर्य साम्राज्य के बारे में, जो मौर्य साम्राज्य में ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम जो होता था, जो आने जाने का सिस्टम होता था, एक तो जमीन और समुद्र दोनों रास्ते थे जो मौर्य साम्राज्य के आने जाने का सिस्टम होता, ठीक। और इसमें जो मौर्य साम्राज्य के प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे, तो कौन कौन प्रमुख राजनीतिक केंद्र है, ये 4 प्रमुख राजनीतिक केंद्र है, मतलब 4 पॉलिटिकल सेंटर है फॉर द मौर्यन एम्पायर। तो ये देखिए आपको तक्षशिला है, उज्जैनी है, स्वर्णगिरी है, तोसली है। तो कौन 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 4 में कौन कहा जाएगा, एक तो तक्षशिला, उज्जैनी, स्वर्णगिरी, तोसली। जो तक्षशिला और उज्जैनी थे ना, ये लंबी दूरी पे थे और ये ना व्यापारिक रास्ते पे, व्यापारिक मतलब ट्रेड रूट पे होते थे, तक्षशिला, उज्जैनी। और कर्नाटक साउथ में, मतलब साउथ में जो स्वर्णगिरी है, सोने के पहाड़ है, उसको क्या बोलते हैं, कर्नाटक में स्वर्णगिरी, ठीक। अच्छा, तो जो मौर्य साम्राज्य में प्रमुख जो सबसे इंपॉर्टेंट या सबसे पावरफुल रूलर थे, पहला तो था चंद्रगुप्त, दूसरा था बिंदुसार, तीसरा क्या था, अशोका। अशोका को सबसे ग्रेट और सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है। किसको माना जाता है, अशोका को सबसे ग्रेट और इंपॉर्टेंट माना जाता है। ये जो मौर्य साम्राज्य है टोटल कितने सालों तक चला था, 150 ईयर तक चला था, 150 सालों तक। कब से कब से, 321 से लेकर के 185 के बीच में चला था। तो ये कहां से कहां तक फैला था, तो मौर्य साम्राज्य उड़ीसा, ये पाकिस्तान से लेकर के उड़ीसा, आंध्रा, उत्तरांचल तक फैला हुआ था। ये सब चीजें अभिलेखों से पता चलता है। अभिलेख क्या होते हैं, जो पत्थर पे या किसी भी चीजों पे लिखी गई चीजें होती थी, उसको क्या बोलते हैं, अभिलेख बोलते हैं। और जो अशोका के अभिलेख जो हो गए, अशोका के जो पिलर्स होते हैं उस पे जो लिखे होते थे, तो अशोका के अभिलेख से पता चलता है कि ये जो मौर्य साम्राज्य है वो कहां से कहां तक, पाकिस्तान से उड़ीसा से लेकर के आंध्रा और उत्तरांचल तक फैला हुआ था। तो मौर्य साम्राज्य जो इतना पावरफुल था, उसका क्यों पावरफुल था, क्योंकि उसकी मिलिट्री इतनी तगड़ी थी। और मिलिट्री को मौर्य साम्राज्य की सेना के लिए एक समिति और 6 उप समितियों को बनाया गया था, जिसमें किसी का काम नौसेना का, जो पहली समिति होती थी उनका काम नौसेना को हैंडल करना होता था। दूसरी समिति का काम होती थी खान पान को रख रखाव को हैंडल करना। और तीसरी जो समिति होती थी पैदल सेना वाली होती थी। और चौथी समिति क्या होती है, अश्वरेही। और 5वीं समिति रथ वाला जो होते थे, रथ वाले होते थे। और 6ठी समिति जो होती थी हाथियों के रख रखाव या हाथियों का मैनेजमेंट करने वाली जो समितियां होती थी, ठीक। तो इन समितियों में से कुछ उप समितियां होती थी, जैसे कुछ जो अन्य समितियां होती थी, खान पान हो गया, घोड़ों को चारे देने के लिए, सैनिकों की देखभाल के लिए, सैनिकों की खान पान के लिए, उनके भोजन के रख रखाव के लिए और भी समितियां बनाई होती थी, ठीक। तो इस तरीके से, और हम लोग का कुछ छूट रहा है क्या, ये हो गया। जानकारी का स्रोत हमने बता दिया, तो मेगास्थनीज के बारे में, और हाँ ये तो हो गया भैया। मेगास्थनीज वो समिति, हाँ, अशोका के बारे में हमें देखना है। तो अशोका में क्या करिए सर, तो अशोका सबसे पावरफुल माना जाता है।
क्योंकि अशोका ने धम्म का प्रचार करवाया था। धम्म मतलब क्या होता है? धम्म मतलब बड़ों की रिस्पेक्ट करना, जो दास और सेवकों के प्रति दयावान रखना और सभी धर्मों का सम्मान करना, सारे लोगों के साथ क्या करना, सारे लोगों के साथ। हाँ, धम्मा मतलब क्या होता है? राइट, राइटनेस, दैट इज द थिंग्स, मतलब चीजें जो सही होनी चाहिए वो करना चाहिए। तो सत्य हो गया, सत्य बोलना, सम्मान करना, दूसरे धर्मों को क्या करना, दूसरे धर्मों को आदर करना, और ये सब चीजें हो गई। ठीक, क्या दिखाई? टू काइंड विद एवरीवन, हाँ, ये सारे लोगों के साथ काइंडलेस व्यवहार करना, चाहे वो एनिमल्स हो, चाहे ऑल द ह्यूमन बीइंग विद द एल्डर एंड विद द रिस्पेक्ट ऑफ सारे लोग। फॉलो द पाथ ऑफ नॉन वायलेंस एंड रिस्पेक्ट ऑल द रिलीजियस, दैट ऑल द थिंग हैज बीन गिवन। डिनाउंस द वॉर आल्सो। तो इसका मतलब धम्मा का प्रचार करने के लिए अशोका ने एक मिनिस्टर भी रखा था। अच्छा, धम्मा को लोग फॉलो करना क्या लगा था? धम्मा का फॉलो कलिंगा का युद्ध जीत गया था। कलिंगा की लड़ाई लड़ी गई थी। कलिंगा अभी कहाँ पे? उड़ीसा में। अशोका ने कलिंगा की लड़ाई लड़ी थी और उसमें इतने बच्चे और महिलाओं की हत्या की थी। इस चीज को देख करके अशोका पूरी तरह से क्या हो गया? विचलित हो गया, और इसने अपना प्लान, अपना मन बनाया था कि आज के बाद कोई भी इस टाइप का कोई भी इस टाइप का डेडली वॉर नहीं या बैटल नहीं होगा। इस वजह से उन्होंने धम्मा का प्रचार करना स्टार्ट कर दिया। और धम्मा महामता एक ऑफिसर, उसने ऑफिसर अपॉइंटमेंट किया था प्रचार करने के लिए, कि धम्मा का मतलब धम्मा का प्रचार करना। तो इस तरीके से ये पॉइंट खत्म हो गई, बंद करिए। ठीक, आगे का समझ में?